इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है हिकेटियस हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है हिकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो उत्तर है मार्टिन बैहम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर है इरेटोस्थेनीज ने किया था। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है पोलिडोनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है थेल्स व एनेक्सिमिंडर थे। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कार्ल ओ शावर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो उत्तर है एनेक्सिमिंडर थे। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो उत्तर है स्ट्रैबो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत अंग्रेजी में बाई बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने किया था। अगला प्रश्न है, दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है डॉक्टर एलन संडेजा ने। अगला प्रश्न है, स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है अलेन गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है गॉड पार्टिकल के नाम से। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो उत्तर है पीटर हिग्स तथा फ्रांसवा इंगलर्ट ने। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो उत्तर है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं? तो कितने हैं? 100 अरब मंदाकिनी हैं। कहाँ पे? ब्रह्मांड में। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? तो उत्तर है 100 अरब। अगला प्रश्न है, हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो उत्तर है दुग्ध मेखला है, अंग्रेजी में मिल्की वे। अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो उत्तर है गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, सबसे नवीनतम मंदाकिनी का क्या नाम है? तो उत्तर है डवार्फ मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो उत्तर है 30,000 प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? तो उत्तर है एक गैसीय गोला है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो उत्तर है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर है 71%। अगला प्रश्न है, सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो उत्तर है हीलियम 26.5%। अगला प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर है क्रोड कहलाता है, अंग्रेजी में कोर। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो उत्तर है 6000 अंश सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? तो उत्तर है 1.5 × 10⁷ अंश सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तर है कोरोना। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? तो उत्तर है 13,92,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? तो उत्तर है 110 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो उत्तर है 13 लाख गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? तो उत्तर है निकोलस कॉपरनिकस ने कही थी। अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। अगला प्रश्न है, ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज किसने की? तो उत्तर है जोहानेस कैपलर ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? तो उत्तर है चेरान, सेरस तथा प्लूटो ग्रहों को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करें। यानी सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सबसे दूर पर
वरुण ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है तथा सबसे दूर का ग्रह वरुण है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो उत्तर है बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह को। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? उत्तर है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि ग्रह को। अगला प्रश्न है, आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है? तो उत्तर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? तो उत्तर है वरुण ग्रह को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो उत्तर है शुक्र तथा अरुण की। नोट में है, शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म है? तो उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो उत्तर है बुध तथा शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है? तो उत्तर है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी का समान है? तो उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो उत्तर है मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो उत्तर है 25 अंश डिग्री। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? तो उत्तर है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर स्थित है? तो उत्तर है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? तो उत्तर है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 7 है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो उत्तर है शनि ग्रह का। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? उत्तर है टाइटन उपग्रह के बराबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा? तो उत्तर है शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो उत्तर है फोबे उपग्रह। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? तो उत्तर है क्रिश्चियन हाइजोन वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है विलियम हर्शेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा इप्सिलोन किस ग्रह के वलयों का नाम है? तो उत्तर है ग्रह के। अगला प्रश्न है, टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो उत्तर है अरुण ग्रह के। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अरुण ग्रह को। अगला प्रश्न है, ट्रिटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो उत्तर है वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो उत्तर है 23 सही 1/2 अंश पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो उत्तर है 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो उत्तर है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो उत्तर है 366 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो उत्तर है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न है, प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? तो उत्तर है 4.22 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो उत्तर है साइरस या डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है शांति सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर है सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो उत्तर है चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो उत्तर है लिबनीटज पर्वत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो उत्तर है 57%। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा
कहते हैं? तो उत्तर है सुपर मून कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? तो उत्तर है 3,84,365 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? तो उत्तर है 2006 में। अगला प्रश्न है चंद्रमा का व्यास कितना है? तो उत्तर है 3,480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? उत्तर है 88 दिन में। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? तो उत्तर है 687 दिन में। अगला प्रश्न है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो उत्तर है फोरविस्टा से। अगला प्रश्न है सौरमंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? तो उत्तर है धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है हैले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो उत्तर है 76 वर्ष में। अगला प्रश्न है हैले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? तो उत्तर है 1986 ईस्वी में, यानी अगली बार यह धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होता है? तो उत्तर है 3 जनवरी को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? तो उत्तर है 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.1/2 अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.1/2 अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है मकर रेखा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार एक अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो उत्तर है 4 मिनट। अगला प्रश्न है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उत्तर है घोरे। अगला प्रश्न है 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर कहाँ पर काटती है? उत्तर है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तर 21 जून को। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगला प्रश्न दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तर है 22 दिसंबर को। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो उत्तर है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो उत्तर है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कितनी डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो उत्तर है 180 अंश। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? तो उत्तर है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो उत्तर है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो उत्तर 82.1/2 अंश पर। अगला प्रश्न है भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो उत्तर है 5.1/2 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है 82.1/2 अंश देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है 82.1/2 अंश देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो उत्तर है मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से 30 अंश उत्तर तथा 30 अंश दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है 30 अंश से 45 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है 45 अंश से 66 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को
शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है 66 अंश से 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है कोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? तो उत्तर है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर है ऑक्सीजन जो 46.60% है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर है सिलिकॉन, यह 27.72% है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी पर तीसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर है एल्यूमिनियम, 8.13% पाया जाता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? तो उत्तर है 34 किलोमीटर है। नोट है पृथ्वी के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है आवरण, तीसरा है केंद्रीय भाग। भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं, आवरण को मेंटल कहते हैं तथा केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के किन भाग में पाया जाता है? तो उत्तर है आवरण भाग में। अगला प्रश्न है आवरण की मोटाई कितनी है? तो उत्तर है 3400 किलोमीटर है, यानी 3400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? तो उत्तर है निकेल तथा फेरस से। अगला प्रश्न है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है? तो उत्तर है 1 अंश सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है यानी जमीन है? तो उत्तर है 29% पर, बाकी 71% पर पृथ्वी पर जल ही जल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अधिकतम गहराई कैसी है? तो उत्तर है मेरियाना गर्त। नोट पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो उत्तर है 3:7 है। अगला प्रश्न है लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो उत्तर है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं? तो उत्तर है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक पताली पिंड है? तो उत्तर है बैथोलिथ एक पताली पिंड है। अगला प्रश्न है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है सिल कहते हैं। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है संगमरमर है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है नीस है। अगला प्रश्न है बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है क्वार्टजाइट है। अगला प्रश्न है लिग्नाइट कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है एंथ्रोसाइट कोयला है। अगला प्रश्न है बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है सेल का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है स्लेट है। अगला प्रश्न है ग्रेबो का रूपांतरित रूप क्या है? तो उत्तर है सरपेंटाइन है। अगला प्रश्न है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट तथा नामक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण है? तो उत्तर है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अगला प्रश्न है अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? तो उत्तर है अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो उत्तर है आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो उत्तर है प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों का निर्माण है? तो उत्तर है बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो उत्तर है मैक्सिको देश में स्थित है। अगला प्रश्न है एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो उत्तर है इटली देश में। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो उत्तर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा तथा मेयान किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? तो उत्तर है प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दमवंद, पोपा, किलिमंजारो तथा चिम्बुराजो किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? तो उत्तर है शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है प्रशांत महासागर के परिमेखला को। अगला प्रश्न है जिस ज्वालामुखी के साथ है जल तथा वाष्प भी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो उत्तर है कोटापैक्सी, इसको इक्वाडोर कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस देश में स्थित है? तो उत्तर अर्जेंटीना, चिली बॉर्डर जो दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी
एकांकागुआ किस पर्वत पर स्थित है? तो उत्तर है एंडीज पर्वत पर। अगला प्रश्न है भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो उत्तर है सतही तरंगें या एल तरंगें। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं? तो उत्तर है द्वितीय तरंगें या एस तरंगें। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? तो उत्तर है सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगें द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती? तो उत्तर है गौण तरंगें। अगला प्रश्न है भूकंप के उद्भव के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है रिएक्टर स्केल कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो उत्तर है जॉर्डन नदी घाटी जो 4800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है विंध्याचल एवं सतपुड़ा नीलगिरी पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियाँ किसका उदाहरण है? तो उत्तर है चट्टानों के अपर्दन के। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी वलित पर्वत है? तो उत्तर है आरावली पर्वत। अगला प्रश्न है गुरशिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तर है माउंट आबू पर्वत की। अगला प्रश्न है समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपर्दन का फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? तो उत्तर है समप्राय मैदान। अगला प्रश्न है हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है लोएस मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है एनाकोंडा जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है किस वन में पाया जाता है? तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला प्रश्न है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? तो उत्तर है टैगा वन की पत्तियां नुकीली होती हैं। अगला प्रश्न है किस वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो उत्तर है पर्वतीय वन में। अगला प्रश्न है सवाना घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तर है अफ्रीका देश में। अगला प्रश्न है कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तर है ब्राजील देश में। अगला प्रश्न है लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? उत्तर है वेनेजुएला तथा कोलंबिया देश में। अगला प्रश्न है प्रियरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो उत्तर है अमेरिका तथा कनाडा देश में। अगला प्रश्न है कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तर है अर्जेंटीना देश में। अगला प्रश्न है डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर है एशिया, यूक्रेन, रूस तथा चीन देश में। अगला प्रश्न है कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है? तो उत्तर है सवाना तथा कंपोज। अगला प्रश्न है कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास है? तो उत्तर है प्रेरी, कंपास, स्टेपी, डाउन्स। अगला प्रश्न है विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो उत्तर है लगभग 30% भाग पर स्थित है।